हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग अनसॉल्व की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें से हम सबसे पहले 2025 के जो 7 सेट हैं उनमें से सबसे पहले हम सेट नंबर 1 और जो पेपर कोड है आपका जीएस, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास तो अग्रवाल की अनसॉल्व है। अगर आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो तो आप उसका जो पेपर कोड रहेगा वो रहेगा जेएस और 2025 का सेट नंबर 1 है। अब आप में कोई भी नंबर हो सकता है, एक हो, दूसरा हो, तीसरा हो, लेकिन हमारे इसमें जेएस और सेट नंबर 1 है। तो इसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं और आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो हम शुरू से बिल्कुल शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं 2025 का जो पहला सेट इसमें दिए हुए है, और ये जो हम सेट लगा रहे हैं ये अग्रवाल की है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। चलो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो खंड आ का क्वेश्चन नंबर पहले का विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आप लोगों ने वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की जो संचरण की दिशा होती है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या होती है, ये मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, और ये जो होती है, ये जो दिशा, ये होती है हमारी क्या, संचरण की दिशा, कि किस ओर हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे चलेंगी। तो मान लेते हैं अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो वो कुछ इस प्रकार होगी उसकी दिशा, और जो आपकी चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऐसे मान लो चलती हैं। ठीक, ये मान लेते हैं ऐसे चल रही है, तो वो जो इस प्रकार उनकी दिशा इस प्रकार होगी, ये आपकी नीचे की ओर होगी, और ये तो जो इनकी जो दिशाएं होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और जो ये होता है हमारी क्या, संचरण की दिशा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ध्रुवण तल। मान लो अगर आपका ध्रुवण तल है और विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण की दिशा के बीच कोण क्या होगा, तो आपस में ये तीनों किसमें होते हैं, आपस में तीनों किसमें 90 डिग्री पे होते हैं। ये 90 पर होता है, ये भी 90 पर होता है। ये जो दिशा आपको दिखाई जाती है जेड एक्स, ये ऐसे होती, बाहर की ओर होती, मतलब ये और ये बाहर की ओर, मतलब 3D में डायग्राम होता है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, का सी। तो इसका आंसर लिख देते हैं सी, 90 डिग्री। और इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर खा है आपका कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर N द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है इस प्रक्रिया में। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा पहले हम समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां देख लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का खा नंबर। तो आप लोगों ने नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो अभिक्रियाएं होती है। नाभिकीय विखंडन क्या होती है, नाभिकीय विखंडन होती है जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है, वो आपकी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन क्या होती है, जब दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, वो क्या होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो इसमें दिया गया है कि M1 M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर, तो M1 और M2 द्रव्यमान के जब दो नाभिक आपस में अब क्रिया करते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जब कोई भारी नाभिक का निर्माण होता है तो उसमें कुछ एनर्जी के फॉर्म में हमारा क्या निकल जाता है, जो इनका मास होता है वो कुछ एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा M और प्लस एनर्जी, मतलब कि, और मतलब ये कि इसका जो मास होगा और इसका जो मास होगा, इन दोनों को अगर मास ऐड करेंगे तो ये वाला जो मास होगा उससे कुछ ज्यादा इनका होगा, ये कम होगा। क्यों, क्योंकि कुछ इनका मास जो होता है, द्रव्यमान होता है, वो एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। तो जो हमारा जो बाद में हमारा नाभिक बनता है
उसका जो द्रव्यमान होता है वो पहले दो नाविकों से कुछ कम होता है। इस वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसमें हो रही है, और नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इन्हीं का जो मास जो द्रव्यमान क्षति होती है, कुछ द्रव्यमान एनर्जी के रूप में निकल जाता है। तो इससे हमारा जो दूसरा नाभिक बनता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण ये क्या हो जाता है, ये भारी होता है और ये हल्का हो जाता है। इस वजह इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। एक का गा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो आप लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा में इसका क्वेश्चन पढ़े होंगे। एक फार्मूला होता है प्रतिबाधा बराबर, जिसको हम जेड से लिखते हैं। जेड बराबर क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। और ये क्या होती है, प्रतिबाधा। और इस प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 8 ओम, और क्या दिए, और इसमें 6 ओम का प्रेरकत्व, मतलब एक्सएल की वैल्यू 6 ओम दी हुई है। तो आप लोग इसकी वैल्यू इस पर रख देंगे और हमें प्रतिबाधा निकल आएगी। तो इसका सोल्यूशन इधर देख लेते हैं। तो जेड इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 ये 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 100, और इसका अगर निकलेगा तो रूट से बाहर कितना, 10 ओम। तो जो आपकी प्रतिबाधा निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो गा का डी नंबर सही होगा। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर घा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का घा, इसका क्या, इसमें है क्वेश्चन में कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। अब निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक निकालना है हमको। तो आप लोगों ने कूलाम के नियम में एक फार्मूला पढ़ा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इस फार्मूले से हम इसका मात्रक निकालेंगे। एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या निकल के आएगी, इसको इधर ले जाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा, F का मात्रक क्या होता है, अब Q1 Q2 मतलब कूलाम इंटू कूलाम, तो उसे हम C इंटू सी लिख लेंगे। और F क्या होता है, न्यूटन होता है F का मात्रक। और नीचे आपका चल रहा है आर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर, दूरी किसमें, मीटर स्क्वायर। तो ये आएगा C स्क्वायर अपान में, मतलब कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आ जाएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन घा का। और इसमें क्वेश्चन नंबर, अब अगला देखते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लेना इसका आंसर कौन कौन सा है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अंगा में चलते, उसमें क्या, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसमें ऑप्शन पहला है परावैगनिक किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, गामा किरणें, और चौथा सूक्ष्म तरंगे। इसमें कौन सा सही होगा, पहले हम आपको इसका एक क्वेश्चन 1 का अंगा नंबर, इसमें आप लोगों को हम एक ट्रिक सिखा देते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। एक तरीका होता है याद करने का, गामा एक्स पर देख औरत सूक्ष्म रेडियो।
अब इससे हम निकालेंगे क्या, किरणें कौन कौन, गामा से गामा किरण, गामा किरण, और एक्स से एक्स किरण, एक्स किरण, ठीक, और पर से परावैगनी किरणें, परावैगनी किरणें, और देख से दृश्य किरणें, दृश्य किरणें, औरत से औरक्त, और सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगे, रेडियो से रेडियो तरंगे, गामा गामा किरण, एक्स किरण, परावैगनी किरणें, दृश्य किरणें, औरक्त औरक्त तरंग होती है, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, और ये रेडियो तरंग। तो इससे हम लोग, ये आप लोग इसको लर्न कर लेना, ये आप लोग लर्न कर लेंगे तो इससे ये आप लोग किरणें निकाल लेंगे। अब कभी भी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी आपकी एफ या म्यू आप लोग जो भी लिखते हैं, ये क्या होती है, ये घटती है। कब, जब ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम होती है। तो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग। अब न्यूनतम आवृत्ति की क्या होगी, न्यूनतम मतलब सबसे कम आवृत्ति जिसकी हो, तो ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति घटती है, तो सबसे कम इसकी होगी। तो ऑप्शन में कहीं पर है रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगे इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें सूक्ष्म तरंगे, इसका मतलब ये सही होगा आपका, क्योंकि आपके ऑप्शन में रेडियो नहीं है, लेकिन इसके बस सबसे कम इसकी होगी, फिर उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, ऐसे वो होती रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये आप लोग इसका याद कर लेना, क्योंकि अगर ये याद होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आ जाएगा कि इस किरणों से या तरंगों से, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे या लगा लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यहां पर देख लेते हैं फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परम ताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हम लोग उसमें पढ़ते हैं, अर्धचालक चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती काई, ये प्रपोर्शनल आपकी होती है 1/T के, 1/ परम ताप के। और इसमें ऑप्शन में क्या दिए, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको टी को ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसके बाद अब खंड बा में चलेंगे, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का। तो क्वेश्चन नंबर पहले हमारे खत्म हो गए, जितने भी बहुविकल्पी थे उनका सॉल्यूशन यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का नंबर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो चलो समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम समझ लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने से पहले आपको क्रांतिक कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। इधर हम समझ लेते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक, क्रांतिक कोण क्या होता है, सबसे पहले क्रांतिक कोण समझेंगे, उसके बाद फिर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझेंगे। फिर क्रांतिक कोण भी आपके इसमें किसी न किसी एक सेट में जरूर मिल जाएगा आगे हम लोगों को। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण की जो डिफिनेशन होती है, कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से, मान लेते हैं ये कौन सा माध्यम है, ये सघन,
जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। मान लो कोई किरण ऐसे जा रही है तो वह आपतन जिसके अपवर्तन, मान लो ये किरण यहां से अगर निकल जाए तो ये कौन सा होगा अपवर्तन 90 डिग्री का, ये आपतन कोण, इसे कहते हैं क्रांतिक कोण को सी से लिखते हैं। तो क्या इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये सघन है और ये विरल है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह आपतन कोण, ये आपतन कोण होता है कोण आई, आई को सी से लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रांतिक कोण के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा जो आई जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। तो डिफिनेशन क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह आपतन कोण, ये वाला वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो कौन सा कोण, इसमें बोला वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वह आपतन मतलब ये वाला, तो आपका क्रांतिक कोण क्या होगा, ये, तो क्रांतिक कोण होगा हमारा सी। और इसके लिए हम एक लोग वो स्नेल का नियम पढ़ते हैं, क्या होता है स्नेल का नियम, इसे अगर तुम मान लो ये N1 है या कोई भी इसको अपवर्तन मान लो ये N है और विरल में मान लो कि ये हवा है, ठीक, इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है हवा का, तो इसे आप अगर N मान लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा हवा, तो N1 और इसको N2 मान लेते हैं, चलो N2 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है 1। स्नेल का नियम क्या होता है, N1 साइन आई, साइन आई की जगह ये कोण क्या हो जाएगा, आई की जगह सी, और N2 साइन आर, आर की जगह 90, तो N1 की वैल्यू क्या है नहीं पता, N1 साइन सी इक्वल टू आ जाएगा N2, N2 की वैल्यू 1 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है, ठीक, साइन 90 की वैल्यू रख दी है तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन सी इक्वल टू आ जाएगा 1 और N1 तो आपका ये रहेगा, तो साइन सी इक्वल टू आ जाएगा 1/N1, ये हमारा निकल के आता है क्या, क्रांतिक कोण, साइन सी इक्वल टू 1/N1। N1 किसका अपवर्तनांक होता है, N1 होता है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये हमारा हो गया क्या, क्रांतिक कोण। अब हम पढ़ेंगे क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो इसे समझ लेते हैं। क्रांतिक कोण समझ गए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझना और आसान हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें भी शर्त वही होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण, और एक चीज और समझ लो आप लोग, अब इसमें हमने सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्यों प्रकाश जाता है, इस वजह से ताकि जो अपवर्तन कोण बने वो 90, क्यों, क्योंकि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो भी प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब से दूर हटती है, अगर अभिलंब से दूर नहीं हटेगी तो यहाँ 90 डिग्री का कोण ही नहीं बनेगा, अगर और पास आ जाएगी तो कहीं से बनेगा, कहीं पर नहीं बने। लेकिन इस किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो कैसे, इसमें न जाकर वो इधर की ओर मुड़ जाती, मतलब अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, क्यों, क्योंकि नीचे विरल माध्यम है और विरल माध्यम में कोई भी किरण अगर सघन से आ रही विरल में तो वो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक, अगर सघन से विरल, अगर विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास झुकती है, ठीक, और विरल माध्यम में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इस वजह से क्या होती है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। और सघन माध्यम में, जो सघन का मतलब घना घना, जहां पर कण बहुत पास पास होते हैं तो उसे कहते हैं सघन माध्यम, तो वहां पर किरण क्या होती है, जब कोई विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अगर सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो यहाँ अभिलंब से दूर हटेगी तभी तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि डिफिनेशन में कहा जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह आपतन कोण, ये वाला वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब हम आते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन में। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है आपका, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, इसमें भी शर्त वही होती है कि किरण हमारी जानी चाहिए सघन से विरल में, और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कोई शर्त लिखिए, तो इसमें शर्त यही होती है कि हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, मान लेते हैं जब कोई प्रकाश की, अब इसके लिए देखो डिफिनेशन इसकी क्या होती है,
इसके लिए डिफिनेशन होती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतन कोण जिसके लिए वह आपतन कोण जिसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जैसे इसको समझ लें अब डायग्राम से, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे आएगी, तो वो अगर ये विरल माध्यम है तो उसको जाना ऐसे चाहिए थी, लेकिन वो कुछ ऐसे निकल जाती। मान लेते हैं ये क्या ऐसे निकल गई, ठीक। फिर मान लो इस किरण को हम थोड़ा और इधर से ऐसे डालते हैं, इधर को और झुकाएंगे तो ये किरण कुछ ऐसे निकल जाती है, मान लो ऐसे निकल गई है, ठीक। फिर हम कुछ और ऐसे करते हैं तो ये जो किरण होती है ये कहां से निकल जाती है, ये मान लेते हैं यहां से निकल जाती है। अब जब हम चौथी किरण मान लो ऐसे डालते हैं तो ये किरण कैसे निकल जाए, ये ऐसे उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यही होता है हमारा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण, अब इसको देखो क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतन कोण जिसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। अब बताओ ये वाली जो किरण गई थी इसके लिए हमारी किरण कहां से गई थी, तीसरी नंबर यहां से निकल गई थी। यही अभी हमने पढ़ा था क्रांतिक कोण में कि उसका जब कोई प्रकाश की किरण होती है जाती है उसके लिए अपवर्तन को कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो क्रांतिक कोण मान लो ये क्रांतिक कोण था आपका यहां तक, ये क्रांतिक कोण आपका इतना था क्योंकि ये तीसरी नंबर जो किरण गई थी वो यहां से निकल गई थी तीसरी नंबर। इसे तीसरा नंबर देख लेते हैं कि जो तीसरी नंबर किरण गई थी वो यहां से निकल गई थी। पहली ये है तो पहली ये है और दूसरी ये है तो दूसरी ये है। अब जो तीसरी गई है तो वो यहां से निकल गई। यही अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था क्रांतिक कोण। पूर्ण आंतरिक में क्या होता है, जैसे ही इस किरण को और थोड़ा मतलब थोड़ा और नीचे झुकाकर अगर इसको ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, ये जो किरण होगी वो कहां से निकल जाएगी, वो उसी माध्यम में निकल के ऐसे निकल जाती है। तो ये जो कोण बढ़ा हुआ है, ठीक, तो ये हमारा जो आपतन कोण होगा, ये आपतन कोण आई, ये तो तुम्हारा सी था इतना, ये क्या था ये सी, लेकिन ये जो जो पूरा है वो क्या है आई। तो वह आपतन कोण जिसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, आपतन कोण का मान किससे अधिक हो गया, क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो समझ गए क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतन कोण आई, वह आपतन कोण जिसके लिए जिसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। अब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है क्योंकि ये क्रांतिक कोण था, ये आपतन कोण है, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो यही घटना हमारी कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसमें किरण आरेख बनाना था, तो आप लोगों को कितना बनाना है, आप लोगों को ये सब नहीं दिखाना, केवल आप लोगों को ये चौथी किरण ही दिखानी पड़ेगी, ये वाली बस, बाकी आपको सबको ये वाली ये सब रफ करनी पड़ेगी। ये वाली आपको कॉपी में सिर्फ केवल इतना दिखाना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं लिखिए, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है मैंने, ठीक। ये किरण ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी और ये आपतन कोण, तो ये हो गया हमारा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा। अब क्वेश्चन नंबर खा है कि समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर बताएं। समस्थानिक क्या होता है और संभारिक, ये संभारिक, ठीक है, ये संभारिक और समस्थानिक, ठीक है। इसमें हमें अंतर पूछा है, समस्थानिक और संभारिक होता क्या है। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे परमाणु क्रमांक, मतलब ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिसे हम लोग जेड कहते हैं, और परमाणु भार जिसे ए कहते हैं,
वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। वो होता है हमारे क्या, समस्थानिक। और संभारिक में क्या होता है, संभारिक नाम में ये संभारिक, जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो यहां पर ले लेंगे ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ठीक, तो हम लोग ये समझ गए कि संभारिक और समस्थानिक में अंतर। समस्थानिक क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। संभारिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं संभारिक। और इसमें दूसरा क्वेश्चन नंबर ग है, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टा V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ओमी परिपथ क्या होता है और अनोमी परिपथ क्या होता है, ये हम ओम के नियम में समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था दूसरे का। अब हम पढ़ेंगे दूसरे का खा। दूसरे के खा में कि ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ। ओमी और अनोमी इधर डाल लेते हैं, ओमी परिपथ, ओमी परिपथ, इधर डाल लेते हैं अनोमी परिपथ। ठीक, ये हो गए ओमी परिपथ और अनोमी परिपथ। अब ओमी परिपथ क्या होते हैं, उसके लिए हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ये V है, ठीक, इसे I मान लेते हैं। तो जो ओमी परिपथ के लिए ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा में होता है, मतलब V और I का जो अनुपात होता है वो हम कहीं पर देंगे, इस पॉइंट पर अगर V और अनुपात का देखेंगे वो नियत होगा, इस पॉइंट पर देखेंगे जो V और I का अनुपात होगा वो भी बराबर, मतलब इस पॉइंट पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू इस पॉइंट पर भी निकल के आएगी, मतलब जो V अपान I की जो वैल्यू निकल के आएगी, कुछ भी वैल्यू निकल के आ जाए, मान लेते हैं यहाँ पर K वैल्यू निकल के आएगी, किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। अगर ये A पॉइंट पर जो वैल्यू निकल के आई है वही वैल्यू आपको इस B पॉइंट पर भी निकल के आएगी, मतलब V अपन I की अगर इस जगह इस पॉइंट पर अगर V अपन I का मान निकालेंगे, मान लो K वैल्यू निकली है, तो अगर B पॉइंट पर भी हम उसकी V अपन I की वैल्यू निकालेंगे वो भी आपकी K ही वैल्यू निकल के आएगी। जो यहाँ पर वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पर भी वैल्यू निकलेगी, अगर ये B पॉइंट के लिए। ठीक, तो ये होता है हमारा क्या, ओमी परिपथ। ओमी पदार्थ भी होते हैं, जो ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी पदार्थ कहलाते हैं, और अनोमी पदार्थ भी होते हैं, ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनओमी पदार्थ। और अनओमी परिपथ क्या होता है, इसमें आप लोग अगर V और I में अगर ग्राफ खींचते हैं तो वो आपको कुछ वक्र आकार का होगा, मतलब घुमावदार होगा, ऐसे होगा। तो अगर इसमें अगर तुम V अपन I का अनुपात देखोगे, मान लो इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं किसका, V और I का, तो आप लोग इससे खुद समझ जाएंगे कि V की वैल्यू देखो कितनी बड़ी दिख रही है और ये I की वैल्यू कितनी छोटी दिख रही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी K, इस पॉइंट पर A पर, अगर इस पॉइंट पर देखते हैं तो जो यहां पर वैल्यू निकल के आएगी V अपान I की वैल्यू किस पॉइंट पर, B पॉइंट पर, ये मान लेते हैं A पॉइंट के लिए था, और ये B पॉइंट के लिए अगर जो K की वैल्यू आएगी तो ये K के इक्वल नहीं होगी। ठीक, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो अलग होगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो अलग होगी। तो ये केवल आपको समझाने के लिए बताया, बाकी आपको जो परिपथ बनाना होगा वो सिर्फ आप लोग केवल इतना ही बना देंगे पेपर में, सिर्फ इतना। ये अनोमी के लिए ये ग्राफ बनता है V और I में, और ओमी के लिए ये बनता है। ये भी आपको हम सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि क्या होता है ओमी परिपथ और अनोमी परिपथ क्या होता है। ओमी परिपथ में क्या होता है, जिसमें तुम्हारे V और I का जो अनुपात होता है वो जो वैल्यू होती है वो नियत होती है, इस रेखा पर कहीं पर भी देख लेंगे और इसमें जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा में बनता है, और इसमें ग्राफ बनता है वो एक
वक्र आकार में बनता है। ठीक, तो ये चीज हम समझ गए कि ओमी परिपथ क्या होते हैं और अनोमी परिपथ क्या होते हैं। बाकी इनका आपको अगर अच्छे से पूरा ओम का नियम चाहिए कहाँ है, तो हमने इन्हीं में मतलब इसके लेक्चर में अभी हमने डाल चुके हैं। एक प्ले लिस्ट होगी आपकी क्लास 12 फिजिक्स नाम से, उस प्ले लिस्ट में आपको सीरियल बाय सीरियल देखेंगे तो चैप्टर कूलाम के नियम से आपको सारा मिल जाएगा, तो आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा है, नहीं क्वेश्चन नंबर घा, क्वेश्चन नंबर गा हो गया। अब करेंगे दो का घा नंबर। दो का घा नंबर है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनावेश है, बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो आपको आवेश की वैल्यू क्या दी हुई है, क्यू बराबर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम, और हमें कूलाम धनात्मक आवेश है मतलब प्लस का आवेश है। बताइए चालक कितने इलेक्ट्रॉन, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं क्या उनसे, क्यू बराबर एनी, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 2.4 इंटू 10⁻18, और एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी कि हमारी 2.4 इंटू 10⁻18 अपान में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। इस पॉइंट से इस पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे माइनस का 1 पावर बचेगी, तो n इक्वल टू आ जाएगा कितना 24/16, और ये 1 वैल्यू जो बचेगी 10 की पावर इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा कितना 10 की पावर 1, मतलब ये तो 10 लिख दो या 10 की पावर 1। इसको कैंसिल कर लो, 4 से कर लो, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 2 से स्क्वायर कर 2, 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 10, 10 रख लो तो डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, काट लोगे तो कितना आ जाएगा 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो n 15 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या आएगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया था धनावेश, जब किसी चालक पर धनावेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जब किसी चालक पर ऋण आवेश होता है तो उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना है कमी या अधिकता, तो यहाँ पर क्या होगी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी होगी, ये इसका आंसर होगा 15 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा में चलते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, 2 का अंगा नंबर। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण V बराबर दिया हुआ है 40 साइन 100 पाई टी, ये समीकरण दिया है। इसमें क्या निकलना, टी सेकंड में समय वोल्टा ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के निकाले हैं। हमें इस पर पूरे चक्र के लिए हमें समय निकालना है कि कितना समय लगेगा पूरे चक्र, एक चक्र करने में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप लोगों ने इससे एक समीकरण पढ़ते हैं, v बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये समीकरण होता है, इससे तुलना कर लेते हैं। V0 की वैल्यू क्या है, V0 की वैल्यू 40 वोल्ट है, जिसे कहते हैं शिखर वोल्टेज, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू ये होगी क्योंकि टी का जो गुणांक होता है वो ओमेगा की वैल्यू होती है, तो ओमेगा बराबर आ जाए कितना 100 पाई। ठीक, तो यहां पर हमें समय निकालना कि पूरे चक्र के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ क्या होती है, एफ होती है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 100 पाई इक्वल टू 2 पाई, और एफ की जगह रखेंगे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपान टाइम होता है, मतलब आवर्तकाल होता है, तो इसकी जगह रख लेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी की जगह रखेंगे 1 अपान
टी, ठीक। और इसको, और इसमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, 2 पाई था ना, ठीक। और हमारा 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 बराबर 1/t, इसका मतलब t बराबर आ जाएगा 1/50। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.02 आएगा, ये आएगा आपका, t की वैल्यू आ जाएगी 0.02 सेकेंड। तो ये हमारा क्या निकलेगा, एक चक्कर पूरा करने में उसको 0.02 सेकेंड का टाइम लगेगा पूरे चक्र के लिए, ठीक। अब हम लोग, तो ये क्वेश्चन, ये आपको याद करना पड़े, ये फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ बराबर 1/t, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 आवर्तकाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, दूसरे का। दूसरे का क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, ठीक है, प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है। फिर वृत्तीय पथ में किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा, इसके लिए हम लोग पहले की अच्छा वो देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है। हम जो I बराबर पढ़ते हैं, I बराबर होता है Q/T, और एक I बराबर होता है Q × V। ये होता है जब कोई आवेश, कोई भी आवेश होता है वो ऐसे किसी r त्रिज्या से ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक, मान लो v वेग से वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक ये फार्मूला होता है, और दूसरा होता है Q/T, जो T होता है, अगर इस पर इसको हम खोलते हैं Q/T को, तो T बराबर समय बराबर दूरी बटे चल, और दूरी कितनी तय करेगा, वो तय करेगा 2πr, इसकी पूरी परिधि। तो 2πr समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इस टी की जगह हम क्या रख लेते हैं, इस टी की जगह रख लेते हैं दूरी बटे चाल, चाल क्या है v, तो वो कहाँ निकल जाएगा आपका ऊपर। तो ये 4 फार्मूले हैं जो भी हैं, ये I बराबर Q/T होता है, ये तो एक रेखीय के लिए होता है। और जब कोई वृत्तीय गति होती है तो एक फार्मूला ये होता है, ये आवेश होता है, ये कितने प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रहा है, ये वो होता है इसकी चाल। और ये हमारा होता है एक दूसरा, क्यों, जब त्रिज्या दी होती है कि इतनी r त्रिज्या के गोले में चक्कर लगा रहा है, तब हम फार्मूला ये वाला लगाते हैं। तो ये 3 फार्मूले हैं। तो इसमें क्या क्या दिए, इसमें आपको दिए हुए प्रति सेकंड इतने मिनट चक्कर लगाता है, इसमें आपको v की वैल्यू दी है कितनी, 6 × 10⁻15 प्रति सेकंड चक्कर लगाता है, इतना प्रति सेकंड चक्कर, ठीक। तो Q बराबर हम I बराबर कौन सा, I बराबर Q × V रख लेते हैं, क्योंकि हमको V की वैल्यू दे। अब Q की, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक, अब इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो जो Q होगी वो किसकी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और V की वैल्यू होती है, V की वैल्यू आपको दी है ये 6 × 10⁻15। तो I बराबर कितना आ जाएगा, ये 16×96, तो ये 9.6 × 10⁻⁻4 एम्पियर हमको I की वैल्यू निकालनी थी ना। तो ये आ जाएगा 9.6, 16×96, 9.6 × 10⁻4 एम्पियर। तो ये हो जाएगा दूसरे का 4 नंबर का आंसर। तो अभी हमारे दूसरे नंबर तक लगे, अब हम शुरू करेंगे खंड 7 क्वेश्चन नंबर 3।